आज हम गूगल एड्स एट्रीब्यूशन मॉडलिंग के बारे में समझते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, गूगल एड्स एट्रीब्यूशन का मतलब बिजनेस का पूरा सच नहीं होता। ये सिर्फ ये बताता है कि गूगल एड्स कन्वर्जन को कैसे देख रहा है। गूगल एड्स एट्रीब्यूशन जो होता है वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक होता है, कस्टमर सेंट्रिक नहीं होता। गूगल एड्स सिर्फ वही जर्नी देखता है जो गूगल के इकोसिस्टम में होती है। तो अगर यूजर ने इंस्टाग्राम का ऐड देखा या इन्फ्लुएंसर वीडियो देखा या फिर ईमेल ओपन किया और फिर गूगल सर्च पे आके परचेज किया, तो गूगल एड्स बोलेगा कन्वर्जन तो मेरी वजह से हुआ है। इसलिए गूगल एड्स का डेटा गलत नहीं होता, लेकिन अधूरा होता है। गूगल एड्स सिर्फ गूगल के टच पॉइंट देखता है और नॉन गूगल टच पॉइंट जैसे मेटा, ईमेल, इन्फ्लुएंसर या मे बी ऑफलाइन, तो ये सब उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर हम गूगल एड्स के एट्रीब्यूशन की मॉडलिंग की बात करें, उसका जो पुराना मॉडल था एट्रीब्यूशन का, वो बाय डिफॉल्ट लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन था। इसका मतलब 100% क्रेडिट जो है ना, वो गूगल एड को जाएगा और अवेयरनेस और कंसिडरेशन की जो स्टेजेस है या जो भी एड्स हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं दिखाएगा। बट अब जो करंट डिफॉल्ट एट्रीब्यूशन मॉडल है गूगल एड्स का, वो डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल है, जो कि एमएल बेस्ड है और बट सिर्फ गूगल के अंडर का डेटा देखता है। इसमें गूगल मशीन लर्निंग यूज करता है और हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे डिसाइड करता है कि कौन सा ऐड कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। ये मॉडल स्मार्ट है, लेकिन डेटा सिर्फ गूगल का यूज करता है। आता है कन्वर्जन विंडो, जो एट्रीब्यूशन का सबसे पावरफुल और सबसे इग्नोर्ड पार्ट है। कन्वर्जन विंडो का मतलब होता है अगर एड इंटरेक्शन के कितने दिन बाद तक गूगल एड्स कन्वर्जन को क्रेडिट देगा। तो इसमें क्लिक थ्रू विंडो होती है 7, 30, 90 डेज यूजुअली, और बाय डिफॉल्ट 30 रहता है। ऐसे व्यू थ्रू विंडो होती है जो कि यूजुअली 1 से 3 दिन तक की होती है। तो अगर यूजर 31st डे पे कन्वर्ट करेगा, तो गूगल एड्स बोलेगा ये कन्वर्जन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जितना भी विंडोज के बाहर का कन्वर्जन है, गूगल एड्स के लिए वो मानो हुआ ही नहीं। गूगल एड्स में एक और कॉन्सेप्ट होता है एट्रीब्यूशन लुक बैक विंडो। लुक बैक विंडो एक्चुअली डिसाइड करता है कि कन्वर्जन से पहले गूगल एड्स कितने दिन का एड हिस्ट्री देखेगा। अगर अर्ली फनल एड लुक बैक के बाहर है, तो गूगल एड्स उसको इग्नोर कर देता है। बहुत सिंपल सा, जो लुक बैक के बाहर है वो एट्रीब्यूशन के बाहर। तो ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं कैसे इस तक पहुंच पाएंगे। जनरली लुक बैक विंडो 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज का होता है और बाय डिफॉल्ट ही 30 डेज का रहता है। आप कन्वर्जन एक्शन चूज कर सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर एक्शन के लिए देखना है। तो इसमें गूगल एड्स देखता है कि कितने पीछे तक का जर्नी उसको देखना है, और अर्ली फनल एड्स इजीली ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, तो जो लुक बैक के बाहर है वो एट्रीब्यूशन के बाहर है। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप जानो, वो है क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग। तो गूगल एड्स एज्यूम करता है कि अगर यूजर सेम गूगल अकाउंट से मोबाइल और डेस्कटॉप यूज करे, तो जर्नी कनेक्ट हो सकती है। रियलिटी में सब लॉग्ड इन नहीं होते, iOS और प्राइवेसी लिमिटेशंस भी होती हैं। बहुत चीज़ें मॉडलिंग पे बेस्ड होती हैं। क्रॉस डिवाइस एट्रीब्यूशन एग्जैक्ट नहीं होता, बट एस्टिमेटेड होता है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो और आप देख सकते हैं कि क्रॉस डिवाइस कन्वर्जेंस को आप कैसे ट्रैक करेंगे। तो अब नेक्स्ट मेटा एड्स एट्रीब्यूशन मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम मेटा एड्स का एट्रीब्यूशन समझेंगे, कंपेयर या जज नहीं करेंगे। तो मेटा एट्रीब्यूशन का जो कोर लॉजिक होता है, वो एक सिंपल बिलीफ पे चलता है कि एड देखना भी इन्फ्लुएंस होता है, सिर्फ क्लिक करना नहीं। इसलिए मेटा का जो एट्रीब्यूशन है वो क्लिक प्लस व्यू दोनों को वैल्यू देता है और लॉग्ड इन यूजर बिहेवियर पे भी रिलाई करता है। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी हम नंबर्स देखेंगे वो इस बिलीफ से ही निकलेंगे। तो अगर अब मैं मेटा एड्स के एट्रीब्यूशन की बात करूं, या मेटा आपसे पूछता है कितने टाइम के अंदर हम किसी एक्शन को एड का इफेक्ट मान ले। मेटा एड्स में कॉमन ऑप्शन होते हैं 7 डे क्लिक, 1 डे व्यू। व्यू एट्रीब्यूशन अब लिमिटेड हो चुका है, पर लॉजिक समझाना जरूरी है। 7 डे क्लिक का मतलब है अगर यूजर ने ऐड पे क्लिक किया और 7 डेज के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो मेटा इस कन्वर्जन को क्रेडिट देगा।
एक दिन व्यू का मतलब है, वन डे व्यू का मतलब है अगर यूजर ने ऐड देखा, क्लिक नहीं किया और 24 घंटे के अंदर कन्वर्ट हुआ, मेटा फिर भी क्रेडिट लेगा। मेटा के लिए एड एक्सपोजर भी इन्फ्लुएंस है, चाहे क्लिक हो या ना हो। ये मेटा एड्स में व्यू थ्रू एट्रीब्यूशन एग्जिस्ट ही क्यों करता है? मेटा ये मानता है सोशल एड्स डिस्कवरी के लिए होते हैं, डिसीजन तुरंत नहीं होता, इसलिए व्यू थ्रू एट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस करता है। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी चाहिए। व्यू एट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि एड ने सेल कॉज की, इसका मतलब सिर्फ ये है एड डिसीजन एनवायरनमेंट का पार्ट थी। तो अगर हम मेटा एड्स रिपोर्टिंग की बात करें, नंबर्स क्यों इन्फ्लेट लगते हैं? तो आप एड मैनेजर के नंबर्स देखते हैं, यहाँ आपको दिखेगा कन्वर्जन्स, रोआस, सीपीए, जो अक्सर GA4 से ज्यादा होता है। इनफैक्ट गूगल एड से भी ज्यादा होता है। ये कोई बग नहीं है, एक्चुअली ये होता है इसलिए क्योंकि मेटा व्यूज को काउंट करता है, लॉग्ड इन यूजर्स को भी ट्रैक करता है, क्रॉस डिवाइस बिहेवियर भी कनेक्ट करता है। इसलिए मोबाइल पे ऐड देखा या डेस्कटॉप पे परचेज किया, मेटा के लिए सेम यूजर है। इसी वजह से क्रॉस डिवाइस बिहेवियर जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। मेटा का सिस्टम जो है, मेटा का इकोसिस्टम जो है लॉग्ड इन, इसलिए मेटा मोबाइल से डेस्कटॉप, ऐप से ब्राउजर जर्नी को बेटर कनेक्ट कर पाता है कंपेयर टू कुकी बेस्ड सिस्टम। मेटा जो है वो क्रॉस डिवाइस एट्रीब्यूशन में काफी स्ट्रांग है, बट सिर्फ मेटा के इकोसिस्टम के अंदर। तो अगर हम मेटा एड्स एट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, जो भी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है, गलती यहाँ होती है कि जब लोग बोलते हैं मेटा रोआस इन्फ्लेटेड है, गलत है। GA4 का नंबर ही सही है। एक्चुअली ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। रियलिटी ये है कि मेटा का रोआस मेटा के लेंस से देखो एंड GA4 का रोआस GA4 के लेंस से देखो, दोनों अलग अलग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो करेक्ट वे टू यूज अ मेटा एट्रीब्यूशन इज क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए यूज करो मेटा एट्रीब्यूशन, ऑडियंस कंपैरिजन के लिए यूज करो, ट्रेंड का डायरेक्शन समझने के लिए करो। मेटा एड्स का जो एट्रीब्यूशन है उसको इसलिए मत यूज करो कि आप फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करने के लिए या चैनल लेवल को स्केल करने के लिए, उसकी सेफ्टी डिसाइड करने के लिए। मेटा एड्स एट्रीब्यूशन समझाने का बेस्ट तरीका ये है, इसे प्रूफ मत बनाओ, इसे पर्सपेक्टिव बनाओ। जब आप मेटा के नंबर्स को एक लेंस की तरह देखते हो तब कंफ्यूजिंग नहीं लगते, तब वो यूजफुल है। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। रमेश ने अपना मोबाइल फोन खोला, क्रोम ब्राउजर में तुम्हारी वेबसाइट ओपन करी। GA4 क्या करता है, ब्राउजर में एक रैंडम आईडी बना देता है, जैसे CID1234XYZ। अब जब भी रमेश इस ब्राउजर से साइट आएगा तो GA4 बोलेगा ये वही यूजर है। लेकिन अगर रमेश इनकॉग्निटो खोल ले या दूसरा ब्राउजर यूज करे या कुकीज डिलीट कर दे तो GA4 बोलेगा ये तो न्यू यूजर है। इसलिए डिवाइस बेस्ड ट्रैकिंग लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज लेवल 2 विच इज यूजर आईडी, जनरली लॉगिन बेस होता है और सबसे स्ट्रांग होता है। अब मान लो तुम्हारी वेबसाइट या ऐप पे लॉगिन सिस्टम है, रमेश ने ईमेल से लॉगिन किया, तुम बैकएंड से GA4 को भेजते हो user_id रमेश_987। अब मैजिक क्या होता है, डिवाइस GA4 क्या बोलेगा कि मोबाइल सेम यूजर, लैपटॉप सेम यूजर, ऐप सेम यूजर, क्योंकि यूजर आईडी सब में सेम है। तो अगर कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, लॉगिन के बाद सब कुछ यूनिफाइड दिखता है। अब आते हैं तीसरे लेवल पे जो कि होता है गूगल सिग्नल्स। ये जनरली एस्टिमेट या मॉडलिंग होते हैं। अब इसका केस समझते हैं। रमेश गूगल अकाउंट में लॉग्ड इन है, एड्स पर्सनलाइजेशन ऑन है। तो अब GA4 क्या करता है, बोलता है इस डिवाइस का बिहेवियर जो है ना और जो दूसरे डिवाइस का बिहेवियर है वो एकदम सेम लग रहा है। तो GA4 ये एस्टिमेट करता है कि ये सेम यूजर हो सकता है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट प्रिवेसी सेफ मॉडल डेटा होता है।